Assalamualaikum dear viewers, hope you are fine. I am here Simreen with another fantastic and interesting topic. Maybe you are thinking why I am saying like that. Actually these are the words that are more confusing but not easy to use it. Actually you have to understand the concept, means basic concept behind this use. What is? Let's take example and discuss. Voice and sound, what is the difference? That's why saying that these are the words that are more confusing and doubtful. वॉइस एंड साउंड में क्या डिफरेंस है? दोनों का सेम मीनिंग है आवाज़. डियर, वॉइस हम यूज़ करते हैं जो किसी के मुंह से निकली आवाज़ हो, मीन्स फॉर लिविंग थिंग. वो कोई इंसान की भी हो सकती है, ह्यूमन, डॉग, कॉक, मीन्स एनी एनिमल यू कैन टेक इट इन इट्स एग्जाम्पल. आई हेयर्ड योर वॉइस. ही हेयर्स द वॉइस ऑफ डॉग बार्किंग. तो ये किसकी एग्जाम्पल है? वॉइस की, क्योंकि ये लिविंग थिंग के मुंह से निकली आवाज़ है. साउंड कब यूज़ करते हैं? नॉन लिविंग थिंग, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो जानदार नहीं है, जिसमें ड्रम की आवाज़, ट्रंक की आवाज़, टेबल पे कोई चीज़ मारते हैं तो टेबल की आवाज़. तो ऐसी जो है ना सेंटेंस के लिए हम साउंड यूज़ करते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग की वॉइस हो. आई हेयर द साउंड ऑफ अ ड्रम बीटिंग. द साउंड ऑफ फॉलिंग ट्री इज़ हॉरिबल. द साउंड ऑफ दिस टीवी इज़ वेरी इरिटेटिंग. ये सारी क्या थी? नॉन लिविंग थिंग की, इसलिए हमने के लिए क्या यूज़ किया? साउंड. नेक्स्ट देखिए हैं हेयर एंड लिसन में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों का उर्दू में मीनिंग तो सेम है, सुनना. एक्चुअली डियर, हेयर हम यूज़ करते हैं अनइंटेंशनली, यानी कि जब हम किसी चीज़ को सुनना नहीं चाह रहे होते लेकिन वो आवाज़ हमारे कानों में पड़ जाती है. ठीक है, सपोज़ आप घर में जा रहे हैं तो वो अगर जो है ना वो टेप से पानी जो है टिप टिप कर रहा है तो वो आप सुनने के लिए तो नहीं गए थे, इसलिए आप बाहर निकले हैं. कोई जो है ना बाइक का हॉर्न, आपकी आवाज़ बाइक के हॉर्न जो उसकी आवाज़ आपके कान में पड़ जाती है, क्या है? अनइंटेंशनली है. इस एग्जांपल हम लेते हैं. आई हेयर द वॉइस ऑफ टू टॉकिंग पर्सन. अब ये क्योंकि अनइंटेंशनली आपके कान में आवाज़ पड़ी है, कोई दो बंदे बात कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हेयर. लिसन की एग्जांपल हम लेते हैं कि लिसन हम तब यूज़ करते हैं जब हम इंटेंशनली किसी चीज़ को सुनना चाह रहे होते हैं. ही वॉज लिसनिंग ऑनलाइन लेक्चर. ज़रा उसने पहले मीटिंग क्रिएट की है तो मंडे रेडी हुए तब उसने ये लेक्चर सुना है, तो इसके लिए हम लिसनिंग यूज़ करेंगे. सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली. नेक्स्ट देयर आर 3 वर्ड्स, सी, वॉच एंड लुक. डियर, तीनों का मीनिंग उर्दू में सेम है, देखना. So what is the difference? Actually difference is unintentionally and intentionally. See जो है हम यूज़ तब करते हैं जब हम unintentionally कुछ देखते हैं. Suppose I saw a dog in the market. अब मार्केट में शॉपिंग करने गए थे, डॉग देखने तो नहीं गए थे. unintentionally ऐसा हुआ कि वो सामने आ गया डॉग. तो हम जब unintentionally कुछ देखते हैं उसके लिए हम see यूज़ करते हैं. Suppose I used here some, but it doesn't matter. We can use second form and third form and the first form according to the kind of tense. So next is watch and look. Watch and look दोनों जो है ना हम तब यूज़ करते हैं जब हम intensely किसी चीज़ को देखते हैं, but there is a difference still between watch and look. Watch हम moving object के लिए यूज़ करते हैं. मीन्स हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फातिमा इज़ वॉचिंग अ मूवी. ठीक है, क्योंकि आप मूवी में जो है ना करेक्टर भी और जो है ना बहुत सारे, अगर आप देखें चाहे वो कोई व्हीकल्स भी हो सकती है, तो चीज़ें मूव कर रही होती हैं. और इस तरह हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं. ही हैज़ सीन अ मूवी, तो आप इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं. ही हैज़ सीन अ ड्रामा. तो इसमें क्या होंगे? सारे ऑब्जेक्ट मूविंग होंगे, तब हम इसके लिए वॉच यूज़ करते हैं. लेकिन ऐसी चीज़ जिसको हम देखते तो हैं, लेकिन देखते भी इंटेंशनली हैं, लेकिन वो स्टैटिक है, उसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लुक. जैसे एग्जांपल लेते हैं. लुक एट दिस वन. आई लुक्ड अ हिल. तो यहाँ पे क्योंकि जो है ना ये ऑब्जेक्ट हमारे मूव नहीं कर रहे, ना तो कोई पहाड़ी मूव कर रही है हिल, और ना ही यहाँ पे पेन जो है वो मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्टैटिक चीज़ों के लिए लुक. नेक्स्ट है हमारे पास लर्न एंड लर्न. वैसे तो आपको पता है इसकी फर्स्ट फॉर्म लर्न होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस है जो कि कंफ्यूज करता है अक्सर स्टूडेंट्स को. वो लर्नड और लर्नड है. ठीक है, स्पेलिंग दोनों का सेम है, मीनिंग भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इसके यूज़ में. LEARNED लर्नड कहाँ पे पढ़ना है और LEARNED लर्निड कहाँ पे पढ़ना है. सपोज जब हम इसको एज अ लर्न यूज़ करते हैं तो तभी एज अ वर्ब यूज़ हो रहा होता है. ठीक
ठीक है। जब इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो तब इसको हम लर्न पढ़ते हैं। आई हैव लर्न माई लेसन, ठीक है, मैंने अपना सबक याद कर लिया यहाँ पे, क्योंकि एज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, या इसको पास्ट पार्टिसिपल की तरफ भी यूज़ करते हैं, तो तब हम इसको लर्न पढ़ते हैं, चाहे स्पेलिंग इसके सेम है। लेकिन लर्न नीड कहाँ पे पढ़ते हैं? जब हम इसको एज एडजेक्टिव लेते हैं, एज एन एडजेक्टिव जब इसको यूज़ करते हैं तब हम इसके लिए जो वर्ड प्रोनाउंस करते हैं वो इसको लर्न नीड होता है। तो इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ अ लर्नड पर्सन, माई ब्रदर इज़ लर्नड, माई फ्रेंड इज़ लर्नड पर्सन। तो यहाँ पे आप जो है ना चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, बट लर्नड जो है वो बेसिकली हम यूज़ कर रहे थे कोई एजुकेटेड हो, कोई नॉलेजेबल पर्सन हो, कोई स्कॉलर हो, तो उसके लिए हम जब ये वर्ड यूज़ करते हैं LERNED, तब हम इसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके लिए हम फिर भी प्रोनाउंस जब करेंगे तो तब हमने इसको लर्नड ही करना है, जब ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा होता है। इस तरह हम देखते हैं कि कीप और पुट में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब रखना होता है। डियर इसमें डिफरेंस है, फिजिकली नॉन फिजिकली को आपने अपने माइंड में रखना है कि क्या डिफरेंस है। इसमें कीप जो है वो यूज़ होता है दोनों के लिए, मीन्स फिजिकली के लिए भी और नॉन फिजिकली के लिए भी यूज़ होता है, और जो पुट है वो जस्ट फिजिकली के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब हम एग्जांपल लेते हैं कीप और पुट, क्योंकि आपको पता है कि कीप और पुट दोनों फिजिकली के लिए यूज़ हो गए, लेकिन कीप जो है मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ है कि ये नॉन फिजिकली के लिए भी यूज़ होता है। एग्जांपल लेते हैं, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, क्योंकि हमने कहा कि दोनों फिजिकली के लिए यूज़ हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जस्ट नॉन फिजिकली के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे एज अ जो है कीप यहाँ पे लेंगे, क्योंकि पुट तो फिजिकली के लिए है। प्लीज़ कीप दिस सीक्रेट टू यू, आप ये भी कह सकते हैं आई ऑलवेज़ कीप माई वर्ड्स, या आप कह सकते हैं आई ऑलवेज़ माई प्रॉमिस। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और रिकॉग्नाइज़ किया कि कीप जो है वो दोनों सिचुएशन के लिए यूज़ हुआ, फिजिकली के लिए और नॉन फिजिकली के लिए, लेकिन पुट जो है जस्ट फिजिकली के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया। इस तरह हमारे पास और दो वर्ड्स हैं, कंप्लेन और कंप्लेंट, ये भी हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग में उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंप्लेन होता है शिकायत करना और कंप्लेंट होता है शिकायत। जब हम कंप्लेंट एज अ पार्ट पार्टिसिपल इसको यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम कंप्लेन वर्ड यूज़ करते हैं, यानी इसको जब एज अ वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, यहाँ पे मैंने इसको कंप्लेन को एज अ वर्ब यूज़ किया, लेकिन एज अ जो है ना ये मेरे पास ऑब्जेक्ट और नॉन कब कैसे यूज़ होगा, आई लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वर्ब जो है लॉज्ड आ गया है और यहाँ पे मैंने इसको एज अ नॉन यूज़ किया है, तो ये कंप्लेंट है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है, आई लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। अब हम देखते हैं कि एक न्यू हमारे पास आजकल एक चीज़ यूज़ हो रही है, एन नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, मैनी टाइम्स। एग्जाम्पल लेते हैं, आई विजिटेड माउंटेनियस एरियाज एन नंबर ऑफ टाइम, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, आई विजिटेड माउंटेनियस एरियाज मैनी टाइम। आई मेट फातिमा एन नंबर ऑफ टाइम, आई मेट फातिमा मैनी टाइम। तो ये थोड़ा मॉडर्न हो जाता है जब आप एन नंबर ऑफ टाइम कहते हैं। डियर इस तरह हमारे पास और एग्जांपल है कंफ्यूजिंग वर्ड की, आई हैव गॉन, आई एम गॉन, व्हाट इज़ द डिफरेंस। पहले हम देखते हैं आई हैव गॉन। आई हैव गॉन तो एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वो, और इसके अलावा जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉन, आई हैव गॉन। लेकिन हम देखते हैं कि जो कंफ्यूजिंग है यहाँ पे आई एम गॉन है, यानी कि मैं तो गया, इसकी उर्दू क्या है, मैं तो गया, लेकिन एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, वो कहता है इसका कोई टेंस के अकॉर्डिंग रूल नहीं है। सिचुएशन सपोज आप जो है ना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपको पता है कि आपने जो नंबर लेने 33 भी नहीं लेने, यानी कि आप पास में नहीं होना, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आई एम गॉन, यानी कि मैं तो गया, मैं तो फेल हो जाऊँगा। और इस तरह आप सपोज़ एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको पता है कि आप उसमें कामयाब नहीं होगे, आप कहेंगे आई एम गॉन, ठीक है, मैं तो गया, यानी कि मैं तो इसमें सक्सीड नहीं कर पाऊँगा। तो ये नाकामी की सिचुएशन के लिए आप यूज़ करते हैं, फेलियर जब डिफीट हो तब आप यूज़ करते हैं मैं तो गया, यानी कि आई एम गॉन। इस तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कंफ्यूजिंग वर्ड की, आई हैव डन, आई एम डन। ओके, आई हैव डन तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है और डन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस है, लेकिन कंफ्यूजिंग यहाँ पे आई एम डन है। आई एम डन का मतलब क्या होता है, मेरा हो गया।
ये भी हम एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जब हम एक कोई वर्क की कंप्लीशन की तरफ होते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ अगर आप खाना खा रहे हैं तो साथ आपने जो उसको फिनिश कर लिया, साथ वाला बंदा कहते थोड़ा और ले लो, तो आप क्या कहेंगे, आई एम डन, यानी कि मेरा हो गया। इस तरह अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी मदर कहती हैं कि थोड़ा और स्टडी कर लो, तो आपको पता है कि आपने अपना वर्क सारा रिटर्न जो था, ये याद करने वाला था, कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम डन, यानी कि मेरा हो गया, यानी कि मैंने अपनी स्टडी कर ली। तो डियर ये वर्ड ऐसे थे, मतलब जो कन्फ्यूज़ कर देने वाले थे। आई होप कि आपने कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आई वांट दैट दिस वीडियो शुड बी रीच टू इवन अ वेरी पुअर चाइल्ड दैट इज़ लिविंग इन अ वेरी पुअर विलेज, इन अ वेरी कॉमन विलेज। ठीक है, छोटे से छोटे गाँव में रहने वाले एक स्टूडेंट के पास ही मेरी वीडियो पहुंच जानी चाहिए। हो सकता है कि उसके पास और कोई सोर्स ना हो। ओके, thanks for watching my video. See you again with the next topic. Till then, take care and Allah Hafiz.